नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 8 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 8 में हमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, इनके बारे में उल्लेख मिलता है भाग 8 में। और कौन कौन से अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक। इससे पहले हम भारतीय संविधान के भाग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भारतीय संविधान में 6 भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 6 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाग 6 से हम डायरेक्ट भाग 8 में चले गए हैं, तो भाग 7 कहाँ गया, भाग 7 क्यों नहीं कराया गया। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ भाग 7 के बारे में, क्योंकि भाग 7 अब इसको हटाया जा चुका है। भाग जो 7 था, ये था पहली अनुसूची के भाग बी के राज्यों से संबंधित, और इसको हटाया जा चुका है। इसमें केवल एक आर्टिकल आता था, अनुच्छेद 238 आर्टिकल इससे संबंधित था, और इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसे हटाया जा चुका है। तो 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए हमने भाग 7 के बारे में डिस्कस नहीं किया। इसमें केवल एक ही आर्टिकल था, अनुच्छेद 238, जो कि पहली अनुसूची के भाग बी के राज्यों से संबंधित था, और इसको 1956 में हटाया गया है। भारतीय संविधान संशोधन 1956, जो कि 7वां संविधान संशोधन था। और जब यहाँ पे क्या आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि जो राज्य बी श्रेणी में जो राज्य थे, क्योंकि राज्यों को पुनर्गठित किया गया, और पहले जो राज्य थे 4 भागों में, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, उनको समाप्त करके यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसलिए यहाँ पे भाग 7 को समाप्त किया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाग 7 के बारे में मैंने डिस्कस यहाँ पे इसलिए नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है भाग 7। अब हम यहाँ पे भाग 8 के बारे में जानेंगे। भाग 8 में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के बारे में। इतिहास से हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया, कौन कौन से जो यूटी है, जो यूनियन टेरिटरी है, उनका गठन कब कब किया गया, और साथ साथ हम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो अधिनियम था 2019, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों इतिहास समझते हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 1950 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान में। स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा था यहाँ पे अर्जित क्षेत्र यानी एक्वायर्ड टेरिटरीज। जो अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित करता है तो इसको इस क्षेत्र में यानी अर्जित क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक भारत ने कोई भी क्षेत्र अर्जित नहीं किया है, तो इसमें कोई भी वो शामिल नहीं है। अभी अगर हम देखेंगे तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अभी हम पहले हिस्ट्री में देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। तो 1950 में अगर हम देखें दोस्तों, तो उस समय जो भारतीय क्षेत्र है उसमें भारतीय राज्यों को यहाँ पे बांटा गया था 4 भागों में। राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, 4 भाग थे, और इसमें आते कुल 29 राज्य। कुल राज्य कितने आते थे? 29 राज्य आते थे। ये आप लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। तो 1950 में 4 भागों में राज्यों को बांटा गया था, जिसमें कुल टोटल 29 राज्य थे भारत में। लेकिन फिर समय के साथ साथ यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, और फिर यहाँ पे गठित किया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। इसका गठन हुआ दिसंबर 1953 में। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो फजल अली जो कि अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, और इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। 2 अन्य सदस्य थे इसमें, के एम पाणिकर और HN कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है, यानी भाषा के आधार पर हम राज्यों को अलग अलग बांट सकते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि
एक राज्य में केवल एक ही भाषाई लोग रह सकते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रह सकते हैं विभिन्न राज्यों में, लेकिन भाषा के आधार पर हम राज्यों को बांट सकते हैं। ये कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में, यानी फजल अली आयोग की रिपोर्ट में। और फिर इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। अब जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में, तो इसके माध्यम से अब यहाँ पे सातवां संविधान संशोधन लाया गया 1956 में ही। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के बाद सातवां संविधान संशोधन 1956 किया गया संविधान में, जिसमें राज्यों को जो 4 वर्गों में, यहाँ पे देखो जो राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था 1950 में, और इसमें जो भाग का, खा, गा और घा थे, इनको समाप्त किया गया और इनके स्थान पर 14 राज्य प्लस 6 यहाँ पे यूटी यानी संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। तो सातवें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956 में, तो उस समय 14 राज्य और 6 यूटी यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र थे भारत में। वो कौन कौन से थे, तो इनको आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये 1956 का मैप भी है यहाँ पे। तो 1956 में जो भारतीय क्षेत्र थे, इसमें थे कुल 14 राज्य कितनी है? 14। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई जो कि बाद में इसे भी बांटा गया महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजराती भाषाई लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य, जबकि इसमें 6 यूटी यानी संघ शासित क्षेत्र, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश को अभी यूटी में रखा गया था, यानी संघ शासित क्षेत्र में रखा गया था, लेकिन बाद में ये क्या बन जाता है? हिमाचल प्रदेश भी राज्य बन जाता है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का जो पूरा नाम था पहले वो था लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, लेकिन बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप इसका नाम कब रखा गया? तो 1973 में, और 1973 से इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। मणिपुर और त्रिपुरा भी पहले क्या थे? यूटी थे, यानी संघ शासित क्षेत्र थे, और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये भी पहले संघ शासित क्षेत्र था, और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे देखो अभी तो 6 ये यूटी है, क्योंकि हम यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम विशेष फोकस यहाँ पे यूटी में रखेंगे। तो कितने यूटी हैं? 6। लेकिन यहाँ पे देखो एक हिमाचल, ये पूर्ण राज्य बन जाएगा, मणिपुर और त्रिपुरा, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 3 जो यूटी थे पहले, वो केंद्र शासित प्रदेश जो थे पहले, ये राज्य बन जाते हैं पूर्ण राज्य 1971 और 1972 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बना। तो अब कितने बचे? अब 3 ही तो बचे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नए संघ राज्य क्षेत्र गठित किए जाएंगे। अब वो कौन कौन से नए संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो वो जो नए संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहले आता है दादरा एवं नगर हवेली। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसका गठन हो चुका है 1956 में, ठीक है। दिल्ली का भी हो चुका है 1956 में। लक्षद्वीप, जिसको अब लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, 1956 में इसका गठन हो चुका है। तो अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप ये 1956 में गठित किए जा चुके हैं, ये आपको नोट करने हैं। अब जो अन्य हैं, अब इनका गठन होगा। तो कौन कौन से हैं जिनका अब गठन होने वाला है? तो सबसे पहले यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली ये किसके पास था? ये पुर्तगालियों के पास था। तो पुर्तगालियों से इसे छीना गया, और 1961 में 1961 में संविधान संशोधन किया गया। 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन 1961, और दादरा एवं नगर हवेली बना 1961 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी। उसके बाद दमन और दीव ये बना 1962 में 12वां संशोधन के माध्यम से। ये भी पुर्तगालियों के पास था, और 1962 में दमन और दीव को भी क्या बनाया गया? संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।
अब देखो जो दादरा एवं नगर हवेली है और दमन और दीव है, ये एक दूसरे के नजदीक हैं। और फिर 2020 में 26 जनवरी 2020 में 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक ही किया गया। 1961 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को 1962 में संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिलाया गया और अब इनका नाम एक साथ लिया जाता है। ये एक ही अब क्या है, यूटी है, एक ही संघ शासित क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कब इनका गठन किया गया और किस प्रकार से 2020 में इन्हें एक साथ मिलाया गया। उसके बाद पुदुचेरी, जो पुदुचेरी था ये पहले फ्रांस के पास था। 1954 में फ्रांसीसियों ने इसको भारत को सौंपा। कुछ समय तक यहाँ पे स्थानीय मतलब कुछ समय तक यहाँ पे पुदुचेरी में प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला गया, लेकिन 1962 में 1962 में इसको भी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से पुदुचेरी को भी संघ राज्य क्षेत्र में या संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उसके बाद चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ का मामला क्या है कि 1966 में जो पंजाब राज्य था, क्योंकि पंजाब राज्य तो पहले ही 1956 में मौजूद है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजाब। तो 1966 में पंजाब को दो भागों में बांटा गया। एक था पंजाबी भाषा के आधार पर जिसका नाम आज ही पंजाब है, और एक था हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। लेकिन इन दोनों के मध्य एक विवाद हो गया कि एक क्षेत्र था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पर विवाद हो गया। पंजाब ने कहा कि चंडीगढ़ हमें चाहिए, जबकि हरियाणा ने कहा कि चंडीगढ़ हमें चाहिए। और इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि चंडीगढ़ को हम क्या बनाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र बनाएंगे, ताकि विवाद ही समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से 1966 में चंडीगढ़ को बनाया गया संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये तस्वीर आपको भली भांति याद होगी, ये गृह मंत्री अमित शाह की है, जब वो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में गठित करना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में, इन दो यूटी में इसे गठित करना। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन जो अधिनियम था 2019, इसको गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया और उसी दिन इसे वहां से पारित किया जाता है। 6 अगस्त 2019 को अधिनियम को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से भी पारित कर दिया जाता है। 9 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो लागू कब हुआ, ये 31 अक्टूबर 2019 को, और इसलिए इसी दिन यानी 31 अक्टूबर 2019 को दो यूटी, दो संघ राज्य क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं जिनका गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो चुका है, कुछ अन्य संघ शासित क्षेत्रों का या संघ राज्य क्षेत्रों का गठन हो चुका है। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 6 तो ये है यहाँ पे, और 3 यहाँ पे पहले से ही है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप, क्योंकि 3 तो यहाँ से राज्य बन चुके हैं, यहाँ पे 3 थे, 6 और 3 9। तो 2019 तक स्थिति क्या थी कि 2019 तक कुल जो संघ राज्य क्षेत्र थे, जो यूटी थे, उनकी संख्या थी 9, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 8, क्योंकि यहाँ पे 2020 में 26 जनवरी 2020 में जो दादरा एवं नगर हवेली है और दमन और दीव, इनको एक साथ मिलाया गया, और तब जाके जब ये एक हो चुका है तो यानी अब एक कम हो चुका है, अब कितने हैं, 8। तो वर्तमान में अगर कोई पूछे कि संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, यूटी कितने हैं, तो वो हैं 8। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी स्थापना वर्ष भी और इनकी राजधानियां भी, और किस आधार पे इन्हें बनाया गया उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और स्थापना इसकी हुई 1956 में।
इसे क्यों बनाया गया, क्योंकि ये भारतीय जो क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र, उससे काफी दूर था। ठीक है, तो दूरी के कारण अब सपोज यहाँ पे इसको केंद्र इसको अपने नेतृत्व में नहीं लेती, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यही है कि वहां पे वो संघ के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत तो आता है। केंद्र सरकार का वहां पे डायरेक्ट क्या रहता है, प्रशासन रहता है, डायरेक्ट केंद्र सरकार की वहां पे कनेक्टिविटी रहती है। तो ये इतना दूर क्षेत्र है भारतीय क्षेत्र से कि अगर यहाँ पे इसको राज्य बनाया जाता और यहाँ पे राज्य सरकार स्थापित की जाती है, तो हो सकता था कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो ये सोच के कि हम काफी दूर हैं, वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना एक अलग से वहाँ पे संविधान बना के अपने एक अलग से वहाँ पे जैसे एक अलग देश होता है उस प्रकार से वहाँ पे शासन करते। तो इसलिए इसको केंद्र में रखा गया है, संघ राज्य क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है ताकि ये केंद्र सरकार के डायरेक्ट अंतर्गत रहे। उसके बाद दिल्ली को 1956 में बनाया गया, लेकिन दिल्ली इसमें एक आपको एक चीज और याद रखनी है, दिल्ली को अब क्या कहा जाता है, एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर इसे कहा जाता है। और एनसीआर इसे कहा गया 1992 से। तो यहाँ पे जो ये दिल्ली है, इसका मामला ये है कि दिल्ली को यूटी क्यों बनाया गया। दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र इसलिए बनाया गया कि ये एक राजनीतिक महत्व का केंद्र है, क्योंकि ये देश की राजधानी है। और अगर यहाँ पे राज्य सरकार को स्थापित किया जाए तो क्योंकि यहाँ पे ये देश की राजधानी है, इसलिए इसको संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। और यहाँ पे भी इस संघ राज्य क्षेत्र में क्या है, विधान मंडल है, विधानसभा है और मंत्रिपरिषद भी है, जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है। तो यहाँ पर दिल्ली अभी क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन कुछ मामलों पर निर्णय कौन कर सकती है, वहाँ की जो सरकार है, विधानसभा की सरकार है दिल्ली की। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में चर्चा में करने वाला हूँ इसी लेक्चर में कि दिल्ली के बारे में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो 1956 में दिल्ली को यूटी बनाया गया था, 1992 में इसे एनसीआर का दर्जा दिया गया, यानी राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद लक्षद्वीप को भी 1956 में इसकी स्थापना की गई यूटी के तौर पर, और इसकी राजधानी है कवरत्ती। पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी अब कहा जाता है ना, पहले पांडिचेरी इसके कहा जा सकता और अब इसे पुदुचेरी कहा जाता है, लेकिन पांडिचेरी इसकी राजधानी है। 1962 में इसे स्थापित किया गया। चंडीगढ़ को, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है और 1966 में स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूटी का दर्जा दिया गया। और लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह, इसे भी 31 अक्टूबर 2019 को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 8वां यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी है दमन, और 26 जनवरी 2020 को इसे यूटी का दर्जा दिया गया। अब देखो, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यहाँ पर कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये पहले अलग अलग थे। दादरा और नगर हवेली को 1961 में गठित किया गया था यूटी के तौर पर, और दमन और दीव को 1962 में यूटी के तौर पर गठित किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। और इस प्रकार से यहाँ पे अभी वर्तमान में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, कुल कितने यूटी हैं, तो वो है 8। तो यहाँ तक आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अब हम यहाँ पे भारतीय संविधान में जो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो आर्टिकल मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और भारत के संविधान भाग 8 में है ये संघ राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 239, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं 239 में। तो 239 का क्लॉज 1 कहता है कि संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति किसी प्रशासक को नियुक्त करता है। तो जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। और राष्ट्रपति वहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति अब वहां पे हर संघ राज्य क्षेत्र में तो जा नहीं सकता है, वहां पर प्रशासन नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति अपने किसी प्रशासक को नियुक्त करता है। और वो जो प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर, राष्ट्रपति के प्रशासक के तौर पर या
अभिकर्ता के तौर पर वहां पे क्या करता है, प्रशासन व्यवस्था को देखता है। अब ये जो प्रशासक है इसको दो नाम दिए गए हैं, उपराज्यपाल और प्रशासक। जैसे दिल्ली में होगा अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, जो राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है, वहां पर प्रशासन व्यवस्था देखता है, उसे कहा जाता है उपराज्यपाल। अब यहाँ पे आपको दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, अंडमान निकोबार का कौन है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है या लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, ये आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट का विषय है और ये आपको जरूर नोट करने हैं। जबकि जो 3 अन्य यूटी हैं, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव और लक्षद्वीप, यहाँ का जो राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है, जो प्रशासक होता है, इसे प्रशासक ही कहा जाता है, ठीक है। तो इन 5 में उपराज्यपाल होता है और इन तीनों में क्या होता है, प्रशासक होता है। इसमें जो दिल्ली और जो पुदुचेरी है, यहाँ पर क्या है, सरकार भी होती है, विधानसभा, विधानमंडल भी यहाँ पे, यानी विधानसभा की सरकारें भी है। अभी इनके बारे में हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 239 का वन की संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, यानी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और वहां पर राष्ट्रपति अपने किसी एजेंट को या अभिकर्ता को नियुक्त करता है और वो वहां पे प्रशासन व्यवस्था देखता है। अनुच्छेद 239 का क्लोज 2 कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। अब देखो जैसे चंडीगढ़ का मामला है, ठीक है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे आप हरियाणा दिखा सकते हैं, हरियाणा, और ये आगे बीच में चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है कि यूटी है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति चाहे तो पंजाब के राज्यपाल को निकटवर्ती जो यूटी है पंजाब का यानी चंडीगढ़, यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। यानी कोई भी अगर यूटी है तो यूटी में जो निकटवर्ती राज्य है उसके राज्यपाल को भी उस यूटी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 239 के क्लोज 2 में। उसके बाद यहाँ पे जो अनुच्छेद 239 है काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं, और वो संशोधन है अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 239 का क्लोज का। ये 2 इसमें संशोधन किए गए। एक संशोधन है 14वां संविधान संशोधन 1962, और जो ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 69वां संविधान संशोधन 1991। अब क्या है ये संशोधन, जो 2 संशोधन किए गए हैं अनुच्छेद 239 में, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 239 का है संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन, यानी किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल एक विधानमंडल या मंत्रिपरिषद ऐसा है अनुच्छेद 239 का के माध्यम से, पुदुचेरी, जिसमें क्या है संघ राज्य क्षेत्र में पुदुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र जो यूटी है इसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद देखने को मिलता है 239 का के माध्यम से। क्योंकि दिल्ली वाला जो सीन है, दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली जो यूटी है वहां पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, लेकिन दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है 239 का के क्लोज का में। लेकिन जो ये 14वां संविधान संशोधन 1962 किया गया, इसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्र में जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन किया जा सकता है। वो फिर डिपेंड किस पे करता है, वो केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो वहां पे विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन करे या ना करे। तो पुदुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, जबकि जो अनुच्छेद 239 का क्लोज का है वो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है उसमें, और इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। क्या है ये दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, इनको देख लेते हैं। दिल्ली के लिए जो विशेष उपबंध जोड़े गए ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो एक तो इसमें दिल्ली को, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली के रूप में नामित किया गया। तो पहले इसको दिल्ली कहा जाता, और फिर 1991 के 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एनसीआर कहा जाने लगा। यहाँ का एक प्रशासक होगा जिसे उपराज्यपाल कहा जाएगा। तो दिल्ली का जो प्रशासक होता है वो उपराज्यपाल कहलाता है। दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, लेकिन अगर विधानसभा और मंत्रिपरिषद
और साथ ही साथ मतलब विधानसभा द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वही कानून संसद के द्वारा भी बनाया जाता है। तो संसद के कानून को यहाँ पे यानी केंद्र सरकार के कानून को यहाँ पे अधिक प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे विधानसभा सदस्य संख्या कितनी होगी, ये संसद निर्धारित करती है। दिल्ली में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी होगी, कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा। विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं दोस्तों राज्य सूची के जिन पर दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती। लेकिन वहीं अगर हम राज्यों की बात करें, देखो राज्य में क्या होता है, जो अन्य संपूर्ण राज्य हैं उन राज्यों में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में फिर संसद वो बना सकती है। वो अलग मैटर है, क्योंकि वो मैं आपको राज्य में बता भी चुका हूं। तो यहाँ पे राज्य को पूर्ण शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे देखो दिल्ली में क्या डिफरेंस है, दिल्ली एक यूटी है और यहाँ की जो विधानसभा है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। लेकिन राज्य सूची के कुछ 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो विधानसभा सरकार है, वो पुलिस उसके अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि पुलिस किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो भूमि को छोड़कर यानी भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था पर दिल्ली की सरकार, दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। साथ ही साथ जिन राज्य सूची और समवर्ती सूची पर दिल्ली विधानसभा ने कानून बनाए हैं, अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसमें टकराव उत्पन्न हो जाए तो फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिक प्रभावी होगी। तो यहाँ पर भी शक्ति किसके पास है ज्यादा, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली एक क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार या संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिक प्रभावी होगी। और साथ में मंत्रिमंडल की संख्या ये विधानसभा की कुल संख्या का 10% होगी दिल्ली में। तो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध जोड़े गए हैं अनुच्छेद 239 के का क्लोज का में 69 में संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 239 में इतने सारे यहाँ पे टॉपिक थे और ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब है अनुच्छेद 240 कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, कुछ विशेष नियम बना सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। एक और टॉपिक दोस्तों यहाँ पे एक संविधान संशोधन यहाँ पे छूट गया है, 70वां संविधान संशोधन। और जो 70वां संविधान संशोधन है ये किया गया था 1992 में, और इसमें कहा गया है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा है, और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 70वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा शामिल हो सकती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एंड पुदुचेरी की विधानसभा शामिल हो सकती है। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, निर्वाचित सदस्य। तो अनुच्छेद 240 भी यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय कौन कौन से होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 241 में मिलता है। तो अधिकांशतः यहाँ पे देखा गया है कि जो यूटी हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो उसके जो निकटवर्ती राज्य हैं वहीं पर उनका क्या है, न्यायपालिका है। वही उनकी न्यायपालिका है जो निकटवर्ती राज्य की है। जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो न्यायपालिका है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिल्ली, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन आता है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय। दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव ये बंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पुदुचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान का भाग 8 भी आज यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से।
संविधान का भाग 8। और इसमें मैंने आपको इतिहास से लेकर वर्तमान तक जो भी घटनाएं हुई हैं, यूटी के बारे में किस प्रकार से यूटी का गठन किया गया, इसमें कुछ विशेष उपबंध क्या है यूटी के बारे में, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, इनके बारे में हमने चर्चा की। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा संविधान का भाग 9, जिसमें हम स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय शासन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।